देखिए ना, मौसम इतना अजीब सा हो रहा है ना, मतलब इतनी हवा चल रही है कि पूरा स्किन आपको ना ड्राई ड्राई सा फील होगा। इतनी हवा चल रही है, मतलब लग रहा है कि अचानक से ना बस विंटर ख़त्म हो गया है और अजीब सा ही मौसम हो गया है। मतलब हवा ठंडी तो देखिए है, पर एकदम ड्राई ड्राई सब कुछ फील हो रहा है। देखिए, जबकि बैंगलोर में 3-4 दिन पहले थोड़ी सी बारिश हुई है फिर भी। और मुझे ना जब भी मैं यहाँ पे आती हूँ मेरा ध्यान जाता है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे एक और मधुमक्खी का छाता है, वो भी बड़ा हो रहा है। और हमने ग्रुप में डाला है सोसाइटी के, ये वो निकाल ही नहीं रहे वो लोग। अब ये एक दिन अगर गिरा ना, जैसे पिछली बार गिरा था, तो सब लोग यहाँ से ना जा रहे होते हैं, बच्चे लोग सब लोग। और जब ये गिरता है तो ऐसा मतलब हल्ला हो जाएगा ना, मैं क्या बताऊं। रात को ही ना मैंने कपड़े धोने को और सुखाने को डाल दिया था मशीन में, तो अभी जब सुबह निकले हैं तो ये वार्डरोब ड्राई होते हैं, बस मुझे इसे वार्डरोब में डाल देना भी समेट करके। बेस्ट पार्ट क्या है, ये देखिए इतना मोटा मोटा स्वेटर होता है ना, इसको आप सुखाओगे और धूप ना निकले तो क्या हाल होने वाला है। देखो नींबू का ये कितना मोटा स्वेटर है, पर ये देखिए मशीन में अपना सूखा हुआ है, तो बस मुझे इसको अंदर रख देना है। इन कबूतरों से ना पूरा सोसाइटी परेशान रहता है। आप देख रहे हो कितने सारे, ये जो ऊपर वाला फ्लैट है ना, ये वाला फ्लैट खाली है, तो वहाँ पे इन लोगों ने घर बना लिया। अब नीचे देखिए यहाँ पे भी बैठते हैं, सब जगह पॉटी करेंगे। और यही हाल रहता है मेरे इस वाले कोने का। आप देख रहे हो क्या हाल है इस शीशे का, कितना भी क्लीन करा लो ये लोग गंदा ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा उनको ना कोना मिलता है रहने के लिए। और रिसेंटली पूरी सोसाइटी क्लीन की गई है और इसमें हुआ है पेंट वगैरह, पर ये लोग इतना गंदा करते हैं ना। अच्छा, ये तो हाई राइज है भी नहीं, जनरली हाई राइज पे आते हैं ना इतने कबूतर, ये तो हाई राइज भी नहीं है। पर देखिए कितने सारे हैं, क्या ही बोलूँ, हर जगह ये लोग पॉटी करते रहते हैं। ये देखिए जितने लोगों ने भी शेड बनाया ना, सब पे जाके बैठेंगे। ये देखिए क्या है, क्या है, नल पॉलिश लगाए हो ना, तुम ही लगाए हो इसीलिए। कीड़ा नहीं है बाबू। चलो बाय नीबू, बाय। चलिए, नीव गया नीचे खेलने के लिए, अंगद गया ऑफिस। तो अब ये वाला जो टाइम है ना, ये मेरा पर्सनल मी टाइम है। ये मेरे मॉर्निंग का वो वाला पोर्शन है जिसका मुझे बहुत वेट रहता है कि थोड़ी देर के लिए ना एकदम घर शांत भी हो गया है और मैं अपना कुछ काम कर सकती हूँ। एक मेरा मॉर्निंग रूटीन मैंने ऐड किया है जो मेरे इस वाले मी टाइम को ना और भी ज्यादा रिलैक्सिंग स्पेशल बनाता है, और जहां मैं सिर्फ रिलैक्स नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली अपना केयर भी कर रही हूँ। तो मैंने ना कुछ टाइम से यूज करना स्टार्ट किया है HK वाइटल्स का एक ऐसा सप्लीमेंट जो मेरे स्किन पे ये ग्लो लाता है। डिफरेंस आपको भी दिख रहा होगा, मुझे तो दिख रहा है। आपको जानना है वो सीक्रेट क्या है, चलिए बताती हूँ। और वो है HK वाइटल्स का ये ग्लूटाथियोन टैबलेट है। तो देखिए टैबलेट के फॉर्म में, पर बड़ी आसानी से एंड काइंड ऑफ मैजिकली ये ड्रिंक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। पर ड्रिंक भी ऐसा वैसा नहीं कि हाँ सप्लीमेंट है तो बेकार होगा ना, कि गंदा सा टेस्ट होगा, नहीं। मार्क माई वर्ड्स, आप लिटरली लुक फॉरवर्ड करोगे इसे पीने का। ये इतना टेस्टी है, ये रिफ्रेशिंग ऑरेंज फ्लेवर में है। बेस्ट पार्ट ये भी है कि ये मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बनाया गया है। अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है या स्किन में ओवरऑल आपको लगता है डलनेस है या अनइवन स्किन टोन है, सब में ये बहुत अच्छा आपको रिलीफ देगा। देखिए ये HK वाइटल्स का ग्लूटाथियोन जो है, ये इंडिया का बेस्ट सेलिंग ग्लूटाथियोन है। और उसका एक रीजन है कि बाकी कई सारे ब्रांड्स ना सिर्फ हमें 500 mg ग्लूटाथियोन दे रहे हैं, पर यहाँ आपको HK वाइटल्स 600 mg L ग्लूटाथियोन दे रहा है, जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। बाहर से हमारी स्किन हेल्दी दिखे, अच्छी दिखे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इंटरनली उस पर काम करें। कितना भी आप स्किन केयर रूटीन कर लो ना, जब तक इंटरनली आपको ऐसा सप्लीमेंट ना ले रहे हो जो आपकी स्किन को हेल्दी रखने में हेल्प करे, आपको विजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे। इसीलिए HK वाइटल्स का ये ग्लूटाथियोन आपका बहुत हेल्प करता है। एक टैबलेट अगर आप रोज लेते हो ना, तो इसमें आपको मिल जाता है L ग्लूटाथियोन, विटामिन C, विटामिन E और हाइलुरोनिक एसिड, जो सब मिलके आपकी स्किन के पिगमेंटेशन को रिड्यूस करते हैं, आपके चेहरे पे ग्लो को इंप्रूव करते हैं और हाइड्रेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर आपको डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन का इशू है तो भी ये काफ़ी अच्छा इंटरनल सपोर्ट आपको देता है। तो बस एक टैबलेट लीजिए, उससे 1 गिलास पानी में डालिए और पी लीजिए। एक और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी एडेड शुगर नहीं है, तो आप इसे निश्चिंत होकर के अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना सकते हैं। तो अगर आपको लेना है HK वाइटल्स का ये ग्लूटाथियोन टैबलेट्स, तो जाइए hkvitals.com पे और वहां पे जाकर के परचेस करिए। वैसे मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप लेते हो और चेकआउट कर रहे हो तो मेरा कूपन कोड सोना लगाना मत भूलिएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। फाइनली देखिए मैंने क्रिसमस ट्री हटा दिया और कितना खाली खाली लग रहा है। देखिए यहाँ पे कल मैं और अंगद वही डिस्कस कर रहे थे कि वहां पे कुछ तो रखना चाहिए जो अच्छा लगे, पर वही दिक्कत
दिक्कत है कि फ्लोर लैंप नहीं रख सकते, वो अच्छा ऑप्शन रहता, क्योंकि सिमेट्री की इशू आएगी। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी टेबल लैंप है, अब वहाँ पे फ्लोर लैंप आएगा तो सिमेट्री नहीं लगेगा, तो वो मेरे को आंखों में अखड़ेगा। तो एक अच्छा ऑप्शन है कि वहाँ पे कोई प्लांट लगाया जाए। ये जो मेरे सांता क्लॉज है, ये तो इतने अच्छे हैं कि मुझे इसको पैक करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो अभी फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे रख दिया। कितना सुंदर है, देखिए यहाँ पे घंटी लगी हुई है, बहुत प्यारा है। तो कुछ दिन इसको यहीं पे रहने देते हैं, बाद में तो ऑफकोर्स पैक कर ही दूंगी। तो अभी मैंने अपने लाइफ के जो मेरे रियल सैंटाज हैं उनके साथ में एक और सैंटा को मैंने रख दिया है। पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था ना, नीव के लिए जो पैंट्स लिया है मीशो से, देखिए सबको मैंने वॉश कर दिया। एक बार वॉश करना ज़रूरी है, और मैं ना ऐसे उल्टा करके वॉश करती हूँ, क्योंकि आगे ना रबर प्रिंट से डिज़ाइन बना हुआ है, वो मशीन में ख़राब हो जाता है। तो अब देखिए मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस हो गए हैं कि नीव को मुझे कोई, अरे देखिए एक मैंने सीधा वॉश कर दिया। चलिए कुछ हुआ नहीं, क्योंकि एक बार ही हुआ वॉश, पर अगर आप 2-3 बार वॉश करो सीधा रख के तो ये रबर प्रिंट ना खराब हो जाते हैं। क्या किया है नीवू ने अपने पैंट पे, देखिए नया पैंट मैंने आज ही इसको पहनाया है, और ये देखिए कलर लगा लिया। क्रेयॉन से नीवू कलरिंग कर रहा था, और ये देखिए हालत। नीवू ये क्या कर लिया, कैसे लगा कलर नीवू, देख। अरे ऐसे कलर लग गया, अभी कैसे छूटेगा नीवू कलर। ये लो अपना, ये लो पहले, कैसे कलर छूटेगा बताओ। नया पैंट आज फर्स्ट डे पहनाया है वॉश करके। नीवू बदमाशी क्या। अच्छा नीवू एक बात बताओ, तुम्हें कलर करना अच्छा लगता है या प्ले करना। कलर अच्छा लगता है। नीवू का बेस्ट फ्रेंड का नाम बताओ ना। सब तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड है, और बालू दीदी। हाँ। बालू दीदी भी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ नीवू के देखिए कितने सारे बेस्ट फ्रेंड है, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन ये बताओ कि पैंट क्यों गंदा किया, पैंट क्यों गंदा किया तुमने। नया नया पैंट था ना। अभी पापा आएंगे ना ऑफिस से तो बोलेंगे अरे नीवू ये तुमने क्या कर दिया, तो क्या बोलोगे। कर दिया। हाथ का भी वही हाल होगा, देखिए कलर करता है पूरा हाथ में। नहीं मुंह में मत, ये मुंह में नहीं लेना है नीवू, छी गंदी बात है। ये नहीं लेना है मुंह में, ठीक है। ये खेली करने के लिए है, मुंह में नहीं। हाँ ये नमक जैसा है क्योंकि गंदा हो गया, इसलिए तुम उसको अगर लोगे तो नमक जैसा लगेगा, पर मुंह में नहीं लेना है। One eternity later. तो दोपहर को बैठ के मैं एक हॉरर मूवी देख रही थी, और इतनी अच्छी मूवी थी। ये वो वाली मूवी थी जो अच्छी बहुत थी, पर आपको देखने के बाद ना सर भारी हो जाता है, क्योंकि इतना आप उसमें घुस जाते हो ना मूवी में। एक्चुअली मेरा सर भारी हो गया, और अगर मैं अंगद को ये बात बोलूं जब वो ऑफिस से आए कि हॉरर मूवी देख रही थी सर भारी हो गया, तो बोलेगा तो इसीलिए नहीं देखना होता है, वो यही डायलॉग बोलेगा। ऐसी मूवी देखो इसको देख के रिफ्रेशिंग फील हो, ना कि सर भारी हो। पर फिर वही अंगद मार धाड़ वाली मूवी अगर आप दिखाने बैठा दो, जो लड़के देखते हैं तो बड़ा एंजॉय करेगा। वो मूवी देख के कौन सा आपका सर भारी नहीं होता है बताइए। जिन लोगों ने मुझे पूरी प्रेगनेंसी फॉलो किया है ना, उनको पता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे मैं बहुत सारे बुक्स पढ़ती थी, बहुत सारे। उनमें से एक ये बुक है जिसने मेरा बहुत हेल्प किया। ये बुक है व्हाट टू एक्सपेक्ट व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। तो बहुत आप देख लो, अच्छा खासा ये मोटा बुक है, लगेगा सिलेबस का है, और ये मैंने एक्चुअली पढ़ा है। एक्चुअली इसके सिम्टम्स कैसे कैसे क्या होने हैं, बहुत नॉलेज मुझे इस बुक से आई। फिर जब मैं 9वें महीने में आई तब मैंने ये वाला बुक ले लिया, डॉक्टर स्पॉक्स का बेबी एंड चाइल्ड केयर इन इंडिया। स्पेसिफिकली मैंने इंडिया वाला लिया। ये बुक भी देखो आप, ये बुक भी कितना मोटा है, ऐसा लगता है ना 10th क्लास का या 12th क्लास का हम बुक देख लिया है, तो वैसा वाला ये मोटा मोटा बुक है। लेकिन एक्चुअली ये बहुत ही अच्छा बुक है। तो इसमें मैं अभी पलट पलट के देख रही थी कि
कि मैंने कहाँ कहाँ तक का माइलस्टोन नीव ने अचीव कर लिया है, हमारा हो गया है, तो मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि अभी यही हमारे लाइफ का फेज़ अभी चल रहा है और अभी चलेगा, वो है टॉयलेट ट्रेनिंग एंड लर्निंग। तो मैंने सोचा चलो इसको पढ़ के देखते हैं इसमें क्या क्या पॉइंटर्स दिए हुए थे। पर एक्चुअली ये बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी बहुत सारी नॉलेज है जो बच्चे होने के बाद आपको काम आएगी। देखो, चाइल्ड केयर के लिए बहुत ही अच्छी बुक है ये, तो ये इससे भी आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो पहले ये वाला बुक पढ़िए, इससे भी आपको बहुत हेल्प होने वाली है। बुक्स आर ग्रेट सोर्स टू प्रेप योर सेल्फ। चाहे लोग कितना भी बोले, पर प्रैक्टिकल नॉलेज से पहले थोड़ा सा तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए, जहाँ से आप थ्योरी पढ़ो और समझो कि हाँ ठीक है ऐसा होता है। ये तो मैं इतना फॉलो करती थी, मैं आपको क्या बताऊँ, हर मंथ में जैसे जो भी मंथ आता था ना वो मैं खोलती थी पेज, और मुझे मजा आता था कि अरे अब मैं 7 मंथ में आ गई, 7 मंथ में व्हाट टू एक्सपेक्ट, चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, अभी ना मैं इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी तो एक रील दिखा मुझे, वो रील मेरे लाइफ से इतना ज्यादा रिलेटेबल है ना कि मुझे लगा आपके साथ डिस्कस किया जाए। तो रील में होता क्या, एक बंदी रहती है, तो उसने टेक्स्ट में लिखा रहता है कि सुना है जो लोग मेरी शादी के टाइम पे मेरे हस्बैंड का मजाक उड़ाया करते थे, हमारी सिचुएशन का मजाक उड़ाया करते थे, वो अब अपने लिए मेरे हस्बैंड जैसा ही दामाद ढूंढ रहे हैं। और ये एक्चुअली मेरी लाइफ में हुआ है, पता है, लिटरली हुआ है मेरी लाइफ में। देखिए, मेरी और अंगद की जब शादी हो रही थी ना तो बड़ा क्लीशेड सिचुएशन था। तो मेरी जो शादी है वो 2012 के नवंबर में हुई। मैं उस टाइम पे 21 साल की थी, अंगद फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज था, पहली जॉब थी अंगद की, कुछ ही महीने हुए थे। अंगद की जो जॉब लगी है ना उसके विद इन अ मंथ में मैं उसकी लाइफ में आ गई। तो एकदम समझ रहे हो, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो कुछ थी नहीं, शुरू ही हुआ था करियर लड़के का। और लोगों को पता चलता है कि ये लड़की जो है इसको शादी करनी है। ये लड़की जिसकी मम्मी अभी कुछ साल पहले गुजरी है और पूरी जिम्मेदारी भाई के ऊपर है, और अभी अचानक से उठ के आके बोलती है कि इसे शादी करनी है, वो भी गुजराती लड़के से, जो कि हमारे बीच में हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, फैमिली ऐसा नहीं, कोई रिश्तेदार है जो दूसरे को जानते हो, कोई फ्रेंड हो, कुछ भी नहीं हो, कहीं का तो लड़का है, कहीं से तो बैंगलोर में मिल गया, अब शादी करनी है। तो चलिए, कुछ सेक्शन ऑफ लोग जो थे वो तो चलिए चिंता कर रहे थे, चिंता के हिसाब से सोच रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ निकलेगा, कुछ तो बात बाहर आएगी, लड़का क्यों शादी कर रहा है। पर कुछ लोग ऐसे थे ना जो लिटरली, जो मेरे लाइफ के थोड़े से नेगेटिव माइंडेड लोग थे, जो मेरे लिए नहीं अच्छा सोचते थे, वो लोग तो मजा ले रहे थे इस सिचुएशन का कि देखो कुछ तो इसमें से बाहर आना है, कुछ तो निकलना है, और जिसके निकलने के बाद, उस बात के निकलने के बाद हम ये बोल सके कि देखा हमने बोला था। कुछ लोग ऐसे सोच रहे थे कि लड़की तो फर्स्ट ईयर कॉलेज में है, कुछ तो इसको ना आता है ना जाता है, ना ये कमाती है ना धमाती है, ना इसको कोई ऐसा फैमिली है ना कुछ है, क्यों ये लड़का इससे शादी कर रहा है, मतलब लड़की में भी कुछ कमी है, या वो कुछ मतलब के लिए शादी कर रहा है, कुछ तो होगा, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो कहानी में ट्विस्ट आएगा। शादी के कुछ टाइम के बाद तक भी लोग वेट करते थे, कुछ लोग, कि एक दिन फोन आएगा रोते रोते, कुछ तो ये बताएगी, कुछ तो निकलेगा और हम बोलेंगे देखा ऐसा हो गया। सो सैड टू हियर, पर ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में जो वेट करते होते हैं आपके डाउनफॉल का, जिनको बस यही चाहिए कि बस कैसे तो ये बर्बाद हो जाए। और मेरे लाइफ में ऐसे लोग थे, बड़ी दुख की बातें पर थे। पर ये जो पूरी शादी का जो अरेंजमेंट था वो मैंने और मेरे भाई ने संभाला। मेरे भैया को भी कोई एक्सपीरियंस था नहीं ऑफ कोर्स शादी अरेंज करने का, कैसे किया जाता है, पर बेचारे ने जैसे भी किया, वो जो मुझे बोलता था चलो ये शॉपिंग करके ले आना, मैं जाके शॉपिंग करती थी, वो अरेंज करता था। ऐसे हम भाई बहन ने मिलकर शादी ऑर्गेनाइज करी। एक ही इंसान था इस पूरे सिचुएशन में जिसको बहुत विश्वास था कि अंगद अच्छा लड़का है मेरे लिए, और वो ऑफकोर्स मेरे पापा थे। पापा जैसे ही अंगद से मिले उनको पता चल गया कि लड़का अच्छा है और ये मेरा ख्याल रखेगा। मेरे पापा उस टाइम मेरी मम्मी के जाने के बाद से ही फिजिकली बहुत बीमार थे, तो वो ऐसे कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं थी उनकी शादी में फिजिकली, बट स्पेक्टेटर की तरह वो देखते थे, पर समझते तो सब कुछ थे, डिस्कस तो होती थी। तो ही वॉज सो श्योर कि मेरी बच्ची ने सही चुना है, लड़का अच्छा है। और भाई को भी मेरे कहने पे विश्वास था कि चलो अच्छा ही होगा। पर अदरवाइज जो लोग थे ना उसमें कुछ लोग बहुत मजा ले रहे थे। खैर कट्टू जब शादी हमारी हो गई उसके बाद भी लोग कुछ महीने तो बहुत ही वेट करते थे कि कुछ तो पता चलेगा, कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। फिर जब अंगद से धीरे धीरे मिलना जुलना हुआ, शादी के बाद भी बार बार मिलना हुआ, या कुछ लोगों से फोन पे बातें हुई, तो धीरे धीरे लगा कि नहीं यार लगता है लड़का अच्छा है। अच्छा उसके बाद क्या हुआ कहानी में ट्विस्ट, हमने 2 साल में घर लेने का सोचा। तो हम जब घर ढूंढ रहे थे, ये बात भी लोगों के कानों में गई कि ये लोग घर ढूंढ रहे हैं, तब भी बहुत लोग एंटिसिपेट करते थे कि अब लड़का उठ के आएगा और बोलेगा कि मुझे पैसे दो, आप घर खरीद रहे हो, आपकी बेटी भी वहां रहेगी तो उसके लिए पैसे दो। वो भी नहीं हुआ। सबको चला पता ये दोनों अपनी मेहनत से घर खरीद रहे हैं। कुछ टाइम में मैं अपने पैरों पर भी खड़ी हो गई। कॉलेज करते करते मैंने वास्तु कंसल्टेशन और डिजाइन स्टार्ट कर दिया, तो वो भी लोगों के कानों में गया कि लड़की की पढ़ाई भी कंटिन्यू हो रही है और ये कमा भी रही है। तो मतलब कहीं से इन लोग दोनों में से किसी का इंटेंशन नहीं है कि कुछ किया जाए, कुछ मांगा जाए किसी से, कुछ करेंगे या लड़का कुछ करेगा। और फिर धीरे धीरे तो ऑफकोर्स बहुत सारी बातें क्लियर होने लगी। और फिर डेफिनेटली ऐसा टाइम आया जब मेरे कानों में ये बात पड़ने लगी कि लोगों को पता चल गया है कि अंगद
अच्छा लड़का है ना। और ये मुझे बहुत अच्छा लगने लगा जब लोगों को ये क्लियर हो गया और मेरे कानों में ये बात सोर्सेस से आने लगी। और फिर तो कुछ फैमिली के ऐसे भी लोग थे जो सच में कहते थे कि अब ऐसे लड़के कहाँ मिलते हैं, हमें भी ऐसा ही ढूंढना है, या फलाना की बेटी के लिए हम लोग रिश्ता ढूंढ रहे थे तो मैं बता रहा था उसको या मैं बता रही थी उनको कि हमारी एक है, उनकी शादी हुई, लड़का बड़ा अच्छा है। तो कितना अच्छा लगता है ये। लेकिन एक बात और है कि ये ऐसे मजाक मजाक में सिर्फ नहीं हो गया कि मुझे अंगद मिल गया। मैंने एक्चुअली ऐसे ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उस पर शादी नहीं करी है, क्योंकि जब एक लड़की अकेली होती है, मुझे पता था कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा एजड है, बीमार है और सारी जिम्मेदारी मेरे भाई के ऊपर है। तो मेरा कोई भी गलत फैसला होगा तो भाई पे भी उंगली उठेगी और मेरे पे तो उठेगी ही उठेगी और मेरी मम्मी पे भी उठेगी कि देखो ना कैसी बेटी है, माँ गई नहीं कि भाई को ऐसा करे। तो मुझे पता था ये चीज कि मेरा जो भी है फैसला वो सही तो होना चाहिए। तो मैंने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी अंगद को काफी जज किया था। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली इन लव थी, काफी मैंने समझ लिया था, क्योंकि हमारा कोर्टशिप रहा था 2 साल का, कि भले मिलना जुलना हमारा नहीं हो पाता था, हम मिल नहीं पाते थे, पर फोन पे बहुत बातें होती थी। तो मैं अपनी तरह कैसे मैं समझ गई थी कि ये लड़के में जो भी है ना वो मुझे चाहिए। मतलब जो जो मेरे लिस्ट में है वो है इसमें, और जो लिस्ट में है और नहीं है वो हो सकता है साथ में मिलकर के। सबसे जो जरूरी चीज थी मेरे लिए कि बंदे में होना चाहिए वो है कि वो एम्बिशियस होना चाहिए। वो बहुत जरूरी है कि खुद के दम पे उसको बिल्ड करना है लाइफ। ये मेरा भी गोल था कि जो भी अचीव करेंगे, हम चाहे छोटे घर में रहे, बड़े घर में रहे, हम छोटी गाड़ी चलाए, गाड़ी ना खरीद पाए, कोई नहीं, हम ऑटो पे ट्रेवल करें, जो करे, जैसी हमारी लाइफ हो वो हमारी होनी चाहिए। हम उसको बिल्ड करें, स्क्रैच से बिल्ड करें, वैसी लाइफ मुझे चाहिए थी और वैसा ही गोल अंगद का था। तो ये सबसे बड़ा बॉन्ड था हमारे लिए कि हाँ, हम दोनों इस थॉट प्रोसेस के हैं कि स्क्रैच से बिल्ड करेंगे। इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर कि अंगद की पहली जॉब थी, पहला महीना था और मैं उसकी लाइफ में आई। तो भगवान भी ये चाहते थे कि जो स्ट्रगल अब शुरू होता है, जो लाइफ अब शुरू होती है, लाइफ बोलिए स्ट्रगल बोलिए, दोनों बराबर ही बात है। यहाँ लाइफ है वहां स्ट्रगल तो नहीं है, तो वो दोनों साथ में ही करेंगे। तो रियल लाइफ पार्टनर्स की तरह हम सही समय पे मिल गए कि शुरू से शुरुआत करी हमने। कॉलेज में मिलते तो अच्छा लगता, सही बात है, हम दोनों सेम कॉलेज में होते, पर चलिए ठीक है, हंसी मजाक हो रहा होता। पर जब एक्चुअल लाइफ जीने का टाइम आया, जब सच में आप पैसे कमा रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आप कुछ बिल्ड करना है, उसी टाइम पे मैं उसकी लाइफ में आई और तब से हमने शुरू किया ये कहानी। तो मैंने काफी प्रैक्टिकली सोच के अंगद को चूज किया था। बहुत लोग बोलते हैं, अब जब चल गया पता कि अंगद ठीक है मेरे लिए अच्छा चॉइस है, तब लोग बोलने लगे कि देखो ना ये तो बस लक है इसका। और अगर अंगद गलत इंसान निकल जाता 1 मिनट के लिए और गड़बड़ हो जाता कुछ, है ना, ह्यूमन एरर होता है कि मैंने किसी को पसंद किया, भाई वो गलत निकला मेरे लिए, अब 2-3 साल बाद नहीं जम रही, तब लोग नहीं बोलते कि बेचारी का नसीब काम नहीं किया, तब लोग बोलते कि लड़की ने गलत फैसला लिया। तब पूरी उंगली मुझ पे उड़ जाती कि इसका ही फैसला गलत था, बेकार इसने शादी कर ली। पर जब वो फैसला सही निकला, लोगों को लगा सही है, तब क्रेडिट मुझे नहीं, तब तो अरे भाग्य की बात है, वो तो भाग्य से हो गया, भाग्य से हो गया। कैसे दोगले होते हैं लोग ना। तो मुझे बड़ा मतलब ये सब चीजें सोच के बहुत अजीब भी लगता है कि दुनिया कैसी होती है। सोचिए, जैसा चश्मा लोग पहनेंगे दुनिया वैसी दिखेगी। तो अब लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं भाग्य से हो गया, वरना कहाँ ही ऐसा लड़का मिलना था, बिन माँ की बेटी है तो वही मिल गया बाई फ्लूक। देखो ना भाग्य कितना अच्छा है। पर अगर नहीं निकलता तो पता था खराब होगा, शादी कर ली, बेचारे भाई को जबरदस्ती करवा के शादी कर ली। अभी भाई ढूंढता, पापा ढूंढते तो कुछ और अच्छे ढूंढते, और जो भाई और पापा ढूंढता और जब वहां पे परेशानी होती तब कौन लेता जिम्मेदारी। अभी नाश्ते में प्लान है डोसा खाने का, तो उसके लिए ना सुबह ही कुक को मैंने बोल दिया था कि जब आलू का पराठा बनाए तो एक्स्ट्रा आलू रख दे फ्रिज में। तो आलू है अपने पास। और यहाँ पे मैंने मंगवाया, देखिए आईडी का ये फ्रेश कोकोनट चटनी, ये ना बहुत टेस्टी होता है। बस आपको सीजन करना है कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड से, और ये बहुत टेस्टी बनता है। ले रहे हो ये और ये देखिए, नींबू भूत बन के जा रहा है नीचे। नींबू मम्मा पापा जा रहे हैं अभी सैंड से प्ले करने के लिए। तो नींबू दिखाओ, मुंह दिखाओ। ओहो इतना स्केरी। चलो चलो लेट्स गो। शूज पहनो, शूज।
अभी देखिए हम लोग यहाँ पे वॉक कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप वो पानी का निशान देख रहे हैं। मैंने और अंगद ने डिसाइड किया कि वो हमारा मार्क है। किस चीज़ का मार्क है मैं बताती हूँ। यहाँ तक हम लोग आते हैं और ठीक यहीं से हम दोनों लौट जाते हैं, क्योंकि हम अपने बच्चे को ट्रेन कर रहे हैं थोड़ा सा अकेले खेलने के लिए, कि वो हमारा बच्चा आपको नहीं दिखेगा, वो वहाँ से हमें ही घूर रहा है, वो खेल नहीं रहा है। एक्चुअली हम लोग आए तो यहाँ पे 2-3 बच्चे थे, कुछ देर तो खेला, फिर वो लोग चले गए। तो नीव को हम ट्रेन कर रहे हैं कि वो वहाँ खेले और हम वॉक करते रहे। तो अभी देखिए वो पलट गया है, पर तब से उसका ध्यान हमारे पे था कि हम कहीं जा तो नहीं रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम उसको यूज टू कर रहे हैं कि वो अकेले कहीं खेले और हम थोड़ा वॉक भी कर पाए, है ना। धीरे धीरे करके हिम्मत आएगी उसको भी, हमें भी, कि हम पूरा स्ट्रेच करें और वो वहाँ सेफली खेले। उसको हिम्मत लगेगी ना कि मतलब अकेले भी मैं खेल सकता हूँ, वरना उसको हमेशा सामने में बैठे हुए चाहिए। यस। फिर पापा ये कर दो, पापा वो कर दो, मम्मा ये कर दो, मम्मा वो कर दो, तो दिल में दीदी रहती है। हाँ, तो हमेशा उसके फेस के सामने कोई ना कोई रहता है, तो हम वो चीज़ को धीरे धीरे करके हटा रहे हैं। और क्या होता है कि बच्चे होते तो चलिए हो भी जाएगा, पर अभी बच्चे भी कोई नहीं है, तो अकेले खेल पाना ये नींबू में नहीं है। तो हल्का हल्का स्टेप लेके, हम भी बेबी स्टेप ले रहे हैं, वो भी बेबी स्टेप ले रहा है, कि उसको कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पेरेंट्स कहीं नहीं जाएंगे एंड आई कैन प्ले अलोन ऑल्सो। तो देखिए वो अपना सैंड टॉय लेकर आया है, बीच टॉय, उससे अपना सैंड ले रहा है, हाथी पे डाल रहा है और खेल रहा है। 15 minutes later. 15-20 मिनट तो नीव खेल लिया वहाँ पे सक्सेसफुली अकेले। अब कह रहा है स्लाइड करना है, तो इसमें तो हम लोग साथ ही रहेंगे, अकेले अकेले तो गिर सकता है। तो नीव को बड़ा मज़ा आता है स्लाइड करने में। करो करो करो। रेडी हो? ओई। रन रन